Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. This is Asif sir, and I am going to discuss the CTS 1 test series number 16. And in this very test series, the two most important chapters were asked. One is the oscillations and waves, and the second is wave optics. Move to the question number 1. Question 1 जो है, question बहुत आसान है. What should be the displacement of a simple pendulum whose amplitude is A, at which the potential energy is 1/4 of the total energy? As per the question, the potential energy is 1/4 of the total energy. So मुझे क्या करना है? मुझे वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल है. पोटेंशियल एनर्जी हैज गॉट फॉर्मूला हाफ ऑफ kx स्क्वायर 1/4. टोटल एनर्जी हैज गॉट फॉर्मूला हाफ ऑफ ka स्क्वायर. तो हाफ के कैंसल, x स्क्वायर निकला बराबर a स्क्वायर बाई 4. तो x निकला बराबर प्लस माइनस a/2. So at a displacement equal to half of the amplitude, the potential energy will be half of the total. Move to the next question. A particle is executing SHM with amplitude A and has a maximum velocity V0. The displacement at which it is velocity will be V0/2 and the velocity at which the displacement is A/2. Question में दो जवाब देने हैं बेटा. पहला सवाल है, आप हमें बताओ किस डिस्प्लेसमेंट में जो वेलोसिटी होगी वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगी. So according the question, v is v0/2, but you know v is equal to, ये जो v0 है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो होती है a omega/2. और बेटा यहां पे आप क्या करोगे, v की जो फॉर्मूला है, you know at any displacement x, what is the speed? It is omega root of a square minus x square is equal to a omega/2, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. सो ओमेगा ओमेगा कैंसल, स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4. ओके, तो बेटा x स्क्वायर को उधर ले जाओ, a स्क्वायर बाई 4 को इधर लाओ. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4, और उसका रूट जो आएगा दैट विल बी रूट ऑफ 3/2 times a. So at x is equal to root 3/2 times a, the particle will have the half of the maximum velocity. लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज निकालनी है. What is this velocity at displacement a/2? तो क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे? You know, velocity in terms of displacement is equal to omega root of a square minus x square. So it is omega root of a square. x दिया है a/2 का whole square. So it will be root of a square minus a square by 4. बेटा ये आएगा omega root of, it is 3a square by 4. तो बेटा ये आएगा root 3/2 times a omega. Is that clear? So बेटा यहां पे ये जो आंसर है, it is root 3/2 a omega, and a omega is the maximum velocity. So velocity जो होगी यहां पे वो होगी root 3/2 times v0. Because यहां a omega में आंसर नहीं है, v0 में आंसर दिया है. So what is the option? Yes, root 3/2 a and root 3/2 v. वही है? Yes. So option C is correct. Move to the next. A heavy brass sphere is hung from a spring and it executes vertical vibrations with period t. आपके पास एक स्प्रिंग लगा है, इसमें एक हैवी ब्रास लगा है. ठीक है, एक हैवी ब्रास को हमने टाई किया है, एक स्फेरिकल हैवी ब्रास को टाई किया है विद स्प्रिंग, और ये SHM दिखा रहा है. नाउ अब हमें सवाल क्या है, नाउ इट इज इमर्स्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड, देयर इज नो विस्कोसिटी बट देयर इज अ बायोनेसी. तो क्या हो रहा है, विद द डेंसिटी 1/10 ऑफ दैट ऑफ ब्रास, उस लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी 1/10 ऑफ द ब्रास है. तो फिर से इसी स्फेरिकल ब्रास को वाइब्रेशन लाई हमने, तो उससे क्या होगा, उस वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से अब सवाल है कि बेटा इस स्फीयर का टाइम पीरियड कितना होगा. तो याद रखोगे बेटा जनरल फॉर्मूला, जब भी आप एक पेंडुलम को, एक पार्टिकल को जो SHM दिखाता है, जब आप उसको लिक्विड में रखते हो तो उसका जो नया टाइम पीरियड बनता है वो बराबर होता है t' इज इक्वल टू t डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा बाय रो. Simple. Sigma is the density of that medium divided by rho is the density of body. तो क्या आएगा बेटा, T divided by root of
1 माइनस व्हाट इज सिग्मा। देखो बेटा जिस लिक्विड में आपने डाला है उसकी डेंसिटी 1/10 ऑफ द ब्रास है, सो इट विल बी 1/10 ऑफ रो डिवाइडेड बाय रो। एम आई राइट? तो बेटा यहां पे क्या आएगा, it will be t divided by 10 minus 1 is 9, it will be root of 9 by 10, 10 ऊपर चढ़ेगा, so answer will be root of 10 by 9 times t. So what is the option? Yes, option B is correct. तो याद रखो ये फॉर्मूला मैं सॉल्व भी कर सकता हूं बेटा। अब वो कैसे हैं, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। जी इफेक्टिव चेंज होता है, जी इफेक्टिव होता है जी टाइम्स 1 माइनस सिग्मा बाई रो, तो उसी से ये फॉर्मूला निकलती है। जो नया टाइम पीरियड होता है वो होता है ओरिजिनल टाइम पीरियड डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। फ्लूइड की जो डेंसिटी थी वो 1/10 ऑफ द बॉडी है, तो 1/10 लिखा, सॉल्व करके रूट 10/9 आंसर आ गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या है क्वेश्चन इज, आपके पास एक स्प्रिंग है, इस पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, मास नीचे वाले का 3 है, ऊपर वाले का 1 है, दे आर इन कांटेक्ट विद अ स्मूथ सरफेस, ये सरफेस स्मूथ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन 0.1 है, तो टाइम पीरियड बेटा कितना होगा। सिंपली याद रखोगे, यू नो टाइम पीरियड बेटा जो होता है that is equal to, there are basically two formulas for finding the time period. One is 2 pi root of displacement by acceleration, another one is 2 pi root of m by k. लेकिन मान जो है इस पूरे सिस्टम का that is m plus small m divided by k, right? ठीक है बेटा, तो या ऐसे भी याद रखोगे 2 pi root of inertial factor divided by spring factor. तो बेटा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हमें चल सकता है कि ये दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे। m 3 है, स्मॉल m 1 है, k का वैल्यू 2 है, इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ 4/2, 2 2s are 4, तो आंसर आ गया 2 पाई रूट 2। तो आंसर यहां पे ये है 2 पाई रूट 2। ये पाई को रूट नहीं है, पाई बाहर है इसके, ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर, लेकिन पाई बाहर है। Move to the next. The question is, in the given diagram, S1 and S2 are identical springs. The frequency of the oscillation of the mass m is f. If one of the spring is removed, what will be the frequency? Simply है बेटा, frequency की general formula, it is 1/2 pi root of k by m. ओके, 2 टाइम पीरियड का इनवर्स स्प्रिंग कांस्टेंट बाय मास। देखो बेटा जब यहां पे 2 स्प्रिंग्स लगे हैं आपको लगेगा कि ये सीरीज में है, लेकिन शायद आपने पढ़ा होगा जब 2 स्प्रिंग्स के बीच में मास को रखोगे तो उससे क्या होगा, दे विल बी इन पैरेलल नाउ, यानी कि इनका जो के इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू। सिंस दे आर बोथ आइडेंटिकल, देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इक्वल, सो देयर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2k। तो बेटा पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो है f, तो वो f किसके बराबर है, 1/2 पाई रूट ऑफ 2k by m। अच्छा बेटा जब आप एक स्प्रिंग को रिमूव करोगे तो एक का ही स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। लेट द न्यू फ्रीक्वेंसी इज f डैश एंड f डैश विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k by m। सॉल्व देम, f डैश बाय f जो बेटा निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, 1/2 पाई कैंसल, k by m कैंसल, ये 1/2 आ जाएगा। सो नई फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के f/2 होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Move to the next. The equation of wave traveling on a string. See, बेटा यहां पे अगर आप देखोगे this is a traveling wave. Traveling wave की एक पहचान है, it is in the form of at plus minus bx. So same is the equation here. It is a sin of omega t minus kx. है कि नहीं बेटा? Now अब हमें क्या करना है, हमें wave velocity निकालनी है। बेटा wave velocity को निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज, एक है ओमेगा बाई के और दूसरी है न्यू लैम्डा। ओमेगा बाई के ज्यादा आसान होगा। बेटा देखो ओमेगा कितना है यहाँ पे, a sin ओमेगा टी, तो ओमेगा ये π/2 को अंदर ले जाओ, ठीक है। इस π/2 को जब आप अंदर ले रहे हो तो इट विल बी π/2 इंटू 8, इट इज 4 पाई, सो ओमेगा 4 पाई आ रहा है। अच्छा बेटा k कितना आ रहा है, इस π/2 को जब अंदर ले जाओगे इट विल बी π/16, तो π/16 डिवाइड पाई कैंसल, 16 ऊपर चढ़ेगा, आंसर इज 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको समझ आया मैंने क्या किया, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के है, इस π/2 को मल्टीपल करो 8t के साथ भी और x/8 के साथ भी, तो t के बगैर जो है वो ओमेगा है, x के बगैर जो है वो है k, ओमेगा बाई के देगा वेव वेलोसिटी, वो 64 आ रही है। एंड हियर द साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव मींस द वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x एक्सिस, सो आंसर इज 64 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन।
Move to the next. A simple pendulum, yes, with a bob of mass m oscillates from A to C. अरे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है A से C, such that PB is h. ये जो हाइट है सस्पेंशन से नीचे तक वो h है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब एज इट पासेस थ्रू द B? अरे बेटा कुछ नहीं करना है, जब बॉब यहां पहुंचेगा तो इसकी एंटायर पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, यानी कि यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं mgh is equal to half of mv square. law of conservation of mechanical energy, mm cancel, v निकला बराबर root of 2gh. So which of the option? It is option B. Move to the next. Question 8 tells us a rectangular block of mass m. आपके पास बेटा एक rectangular block है जिसका mass m है और cross sectional area a है. It floats in a liquid. बेटा इसको liquid में float करवाया है जिसकी density rho है बेटा. Now if it is given a small vertical displacement, मैंने इसको थोड़ा सा displace नीचे किया तो बेटा ये जब पानी को displace करेगा तो उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की टेंडेंसी है कि इस ब्लॉक को वापस ऊपर चढ़ाएगा एंड हेंस इट बिगिन्स टू ऑसिलेट, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम. तो सवाल है व्हाट विल बी दिस रिलेशनशिप विद टाइम पीरियड एंड एरिया और डेंसिटी. तो बेटा याद रखोगे टाइम पीरियड की जनरल फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन. तो 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रखो, एक्सेलरेशन होता है रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास. रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास. लेकिन क्या बेटा आप मुझे बता सकते हो यहां जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो कौन एक्ट कर रहा है? बेटा वो बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंट फोर्स जो होता है वो होता है बराबर V सिग्मा G. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G इज द ग्रेविटी. तो बेटा लेकिन यहां वॉल्यूम में आंसर नहीं है या एरिया में आंसर है. तो क्या मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई रूट ऑफ mx डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका. हाँ शाबाश बेटा कैसे लिख सकते हैं? अगर ये ब्लॉक जैसा है इट इज लेंथ, लेट इट इज L, लेट इट इज वॉल्यूम इज A, लेकिन डिस्प्लेस x हुआ है तो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं A इंटू x. ठीक है बेटा, बिकॉज V इज द वॉल्यूम विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी. कितना डिस्प्लेस हुआ वो डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना है और आपने इसको कितना नीचे लिया है. सो A इंटू एक्स सिग्मा G. बेटा x x कैंसल होगा तो जनरल फॉर्मूला आएगी 2 पाई रूट m बाई A सिग्मा G. तो डेंसिटी के साथ इनवर्स, एरिया के साथ इनवर्स. यहां डेंसिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. Simple formula. It is 2 pi root of m by A sigma G. Sigma is the density, A is the area. Inverse, more area means less time period. Two wires are in unison. If the tension in one of the wire is increased by 2%, 5 beats are produced. What is the initial frequency of each wire? बहुत आसान है बेटा. आपने क्या किया है, यहां पे एक वायर में जो टेंशन इंक्रीज हुआ है वो 2% से हुआ है. तो बीट्स आपको पता है, बीट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस न्यू 1 माइनस न्यू 2. सो 5 यहां पे बराबर है न्यू 1 माइनस न्यू 2. लेकिन अब क्या करना है, हमें न्यू 1 निकालना है यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालनी है. हमने क्या किया, वायर में जो टेंशन है वो 2% बढ़ाया. बताओ जब वायर में 2% टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी? यू नो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला जो है दैट इज 1 by 2L रूट ऑफ T by म्यू. म्यू इज द लीनियर डेंसिटी मास पर इन लेंथ. सो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ T रिलेशन है. तो याद रखोगे अगर आप फ्रैक्शन में या परसेंटेज चेंज में देखोगे बेटा वो आएगा dn by n इंटू 100% इज इक्वल टू, इसका पावर 1 by 2 है वो नीचे आएगा 1 by 2 dt by t इंटू 100%. लेकिन बेटा 1 by 2 ऐसे रखो, बोलो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टेंशन? इट इज 2%. सो 2 कैंसल. तो बता बेटा फ्रीक्वेंसी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1%. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो न्यू 2 है वो कितने टाइम ज्यादा है, यानी कि वो 100% तो ओरिजिनल था, 1% बढ़ गया. इट मीन्स अब ये 101% है. इट मीन्स इट इज 1.01 टाइम्स न्यू 1. अरे लॉजिकल बात है, पहले फ्रीक्वेंसी n थी, अब जब 1% बढ़ गया इट मीन्स नई फ्रीक्वेंसी जो होगी इट विल बी न्यू 1
plus 1% of new one, so that will be 1.01 times new one. Substitute कर लेंगे बेटा यहाँ पे 5 will be equal to new one minus yes 1.01 times new one. New one कॉमन जब निकलेगा यहां 1 minus 1.01 0.01 आ जाएगा, will be equal to new one. 5 by 0.01 100 ऊपर चढ़ेगा, 5 into 100 it is 500 hertz. So answer is 500 hertz. Next, with the increase in temperature, the frequency of the sound from an organ pipe. बेटा याद है आपको, frequency होता है V by lambda. Velocity जो होती है that is directly proportional to the square of root of temperature. More temperature means more velocity and more frequency. तो क्या होगा? The frequency of the sound will increase. Next, an open pipe of length 33 centimeter resonates to a frequency of 1000 hertz. Resonance, you know, when the frequencies match with each other. हो क्या रहा है? 1000 hertz की frequency मैच किसके साथ कर रही है? ओपन पाइप के साथ, जिसकी लेंथ 33 है. बताओ बेटा, ओपन पाइप, और हमें क्या बताना है? बताओ इस ओपन पाइप का ये कौन सा हार्मोनिक होगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है. लेट दैट हार्मोनिक इज n, and you know fundamental frequency of the organ pipe is V by 2L for open organ pipe. So I will write it as NV by 2L. तो मुझे बेटा n निकालना है. n निकलेगा 1000 into 2, लेंथ बेटा इसकी 33 है, डिवाइडेड बाय 100 आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, और वेलोसिटी आपको साउंड की पता है, इट इज 330. तो मसला खत्म, ये 2 0 ये 2 0 खत्म, 33 1 0, ये 10 कैंसिल. तो क्या निकला आंसर बेटा? n निकला बराबर 2. सो दैट मीन्स ओपन ऑर्गन पाइप का ये सेकंड हार्मोनिक है जो इसके साथ रेजोनेंस में है. It is second harmonic, option C. Then the elevation of a cloud is 60 degrees above the horizon. A thunder is heard 8 seconds after the observation of lightning. The speed of the sound is this. What is the vertical height? बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको क्या देखना है? ये क्लाउड है, ये बंदा यहाँ पे है, 60 डिग्री के एंगल के साथ ये इस क्लाउड के साथ एंगल बना रहा है. तो मुझे बताओ बेटा, ये जो डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी पड़ेगी इस लाइटनिंग को यहां तक, डिस्टेंस यू नो इट इज v इंटू टी. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है बेटा 330. टाइम कितना दिया है? थंडर का भी इस बंदे ने सुना है 8 सेकंड के बाद. मल्टीप्लाई देम 800, 8 3 24, 8 3 24, इट इज 26. ओके, 2640 इज द डिस्टेंस, ये वाली. लेकिन बेटा हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, वर्टिकल हाइट निकालनी है. तो कुछ नहीं करना है, एंगल भी दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री बराबर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज 2640 दिया है, तो परपेंडिकुलर निकला बेटा 2640. साइन 60 होता है √3/2. ओके, √3 बेटा इसका मतलब हुआ √3 इज 1.7, 1.7/2 इज 0.86. तो कितना आएगा बेटा? 2640 से शाबाश कम ही आएगा. कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? इट विल बी 2640 मल्टीप्लाई बाय 0.86. कौन सा इसके करीब है बेटा? शाबाश, इट विल बी 286. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन an object of specific gravity is hung from a thin steel wire. बेटा क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है, इसको हैंग किया है स्टील वायर के साथ, और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओके वो कितनी है बेटा? 300 हर्ट्ज. ओके, और आई कैन राइट इट एज एफ. अब क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए वाटर. अब बेटा इसी को पानी में इमर्स किया, उससे क्या हुआ? सो दैट 1/2 ऑफ इट इज वॉल्यूम इज सबमर्ज. इतना ये इसको ऐसे पानी में रखा है ताकि इसका हाफ वॉल्यूम इसमें मर्ज हो, इमर्स हो, और हाफ पानी के बाहर है. अब बताओ बेटा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा? याद रखोगे बेटा जनरल ट्रिक, जनरल फॉर्मूला, एफ डैश जो होता है वो बराबर होता है एफ टाइम्स रूट ऑफ, ओके, रूट ऑफ 1 माइनस या रो
minus volume of the body immersed divided by rho. Please remember this. कितना वॉल्यूम इमर्स हुआ है तो डिवाइडेड बाय रो. तो यहां क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 300 है, रूट ऑफ रो माइनस वॉल्यूम 1/2 इमर्स हुआ है तो 1/2 लिखो. फ्रैक्शन देखना है कितना इमर्स हुआ है, ये वही फ्रैक्शन होता है, डिवाइडेड बाय रो. तो बेटा यहां पे क्या आएगा, 300 रूट ऑफ इट विल बी 2 रो माइनस 1, 2 रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रो. ओके, तो कौन सा ऑप्शन बेटा आ रहा है, सो इट इज 300 रूट ऑफ 2 रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then an open pipe is suddenly closed at one end. बेटा एक ओपन पाइप है, इसको अचानक हमने क्लोज किया एक एंड पे, with the result that frequency of the third harmonic of closed pipe is found to be higher by 100 hertz. मतलब बेटा क्या हो रहा है, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसको अचानक बंद किया और उससे ये पता चला जो थर्ड हार्मोनिक है क्लोज्ड पाइप का वो कितना ज्यादा है ओपन पाइप से, 100 हर्ट्ज. यानी कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक न्यू 3C it is equal to, yes, fundamental frequency of the open organ pipe, it is the fundamental frequency, say nu naught of open organ pipe, okay, plus 100. ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक, शाबाश, fundamental frequency of open organ pipe say, so it is more than 100 और ये it is higher by 100. तो बताओ बेटा what we have to find fundamental frequency of open pipe. चलो बताओ बेटा what is the third harmonic of closed organ pipe equal to, closed में खाली odd harmonics होते हैं, fundamental होती हैं V/4L, second होती हैं 3V/4L और थर्ड होती है 5V/4L. सो आई विल राइट हियर 5V/4L इज इक्वल टू, बोलो ओपन का क्या होता है बेटा, फंडामेंटल V/2L प्लस 100. ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है आपको, कोई और मार्कर यूज करते हैं. तो बेटा मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं ऐसे लिखूंगा 5/2 V/2L because V/2L is the fundamental frequency of open and that is what I am going to determine is equal to V/2L plus 100. यही बेटा निकालना है ना. तो 5/2 V/2L का नाम रखेंगे फंडामेंटल, सो इट इज न्यू ओ, शाबाश, इज इक्वल टू न्यू ओ प्लस 100. तो क्या करोगे, न्यू को इधर लाओ, 5 - 2 is 1, न्यू नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 100. तो न्यू नॉट बेटा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकली ओपन ऑर्गन पाइप की वो 200 हर्ट्ज निकली. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, तो सिंपल है, थर्ड हार्मोनिक क्लोज्ड का हायर है ओपन ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल से बाय 100. फॉर्मूलाज लगाई, V/2L में आंसर लाया, इसलिए 5/2 को कॉमन निकाला. V/2L इज अ फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, फंडामेंटल का वैल्यू 200 निकला. Then a system is shown the time period for the small oscillations. बहुत आसान सवाल है बेटा, लेकिन यहाँ एक ख्याल रखना है, आपके जो मासेस हैं वो इन स्प्रिंग्स के एंड्स पे कनेक्ट हैं, so you have to use the concept of center of mass, you have to use the concept of reduced mass. तो क्या होगा, यहाँ जो टाइम पीरियड आपको निकलेगा, टाइम पीरियड ही निकालना है. फॉर्मूला टाइम पीरियड की जनरल क्या है, 2π√m/k. सो 2π√m नहीं आएगा, म्यू आएगा, म्यू इज द रेड्यूस्ड मास, के आएगा इक्विवेलेंट कांस्टेंट, सिंस दे आर इन सीरीज, सीरीज में मल्टीप्लाई बाय सम होता है, मल्टीप्लाई मींस k × 2k डिवाइड बाय k + 2k. कितना आएगा वो बेटा, k × 2k डिवाइड बाय k + 2k इज 3k, k कैंसल, यहां आ गया 2/3k. तो आंसर आ गया 2π रूट ऑफ, म्यू के बदले क्या लिखोगे बेटा, रेड्यूस्ड मास भी ऐसे ही निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय सम, m × m डिवाइड बाय m + m, दैट इज m/2. और k ऑलरेडी निकला है 2/3k. तो क्या निकला आंसर बेटा, 2π, यस, रूट ऑफ 3 ऊपर चढ़ेगा, 3/4k. 4 का रूट 2, तो ये आएगा 2π/2 रूट 3k. ठीक है, m साथ में आएगा. ठीक है, कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसने 4 बाहर नहीं निकाला है, यहां m साथ में आ जाएगा. सो इट इज 3m/4 के नीचे आएगा, ये नीचे है बेटा,
ये नीचे है, ऑलरेडी यहां पे है। तो बस ऐसे आंसर कहीं पे आपको दिखा, क्योंकि यहां पे इसने आंसर दिया है 2 पाई रूट ऑफ 3m/4 के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन अ मास m इज सस्पेंडेड विद अ लाइट स्प्रिंग एन एडिशनल मास। आपके पास बेटा एक मास है कैपिटल M, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। फिर हमने क्या किया है, एडिशनल मास m इज एडेड। इसको एक एडिशनल मास स्मॉल m ऐड किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, इट डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग फर्दर बाय अ डिस्टेंस x। मान लो इसने इसको x डिस्प्लेस किया, जब हमने इस स्मॉल मास को ऐड किया उससे इसमें डिस्प्लेसमेंट x आ गई। व्हाट इज द नाउ द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट, नाउ बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर विद दे विल एक्ट एज अ सिंगल सिस्टम। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी देयर टाइम पीरियड। सिंपल फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ s डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, x बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज यस फोर्स बाय मास। फोर्स कितना होगा बेटा, यस फोर्स जो होगा दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यस, सो दैट इज mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो क्या ऑप्शन आएगा, फिर से देखो, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेस्टोरिंग फोर्स बाय मास, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस स्मॉल मास की वजह से यहां प्रोड्यूस हुआ mg इज इक्वल टू kx, तो mg डिवाइडेड बाय m प्लस m। टोटल मास ऑसिलेट कर रहे हैं तो टोटल मास लिया, तो कोई ऑप्शन है 2 पाई रूट ऑफ m प्लस m बाय mg इंटू x। देन अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L 1 meter is attached to the ceiling of an elevator which is, एक सिंपल पेंडुलम बेटा लिया है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसको क्या किया है, इसको एलिवेटर में रखा है जो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल है व्हाट विल बी दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी जो आएगी बेटा इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी वो आएगी 1/√2 पाई रूट ऑफ g बाई L, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी और फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ G बाई L। लेकिन बेटा सिंस इट इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो G इफेक्टिव आएगा when the lift goes upwards, when the pendulum goes upwards, the new frequency, the new gravity will be G plus A डिवाइडेड बाई L। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1/2 पाई रूट ऑफ G को कितना देना है, अरे खुद दे दो 10 प्लस 1 इज 11, तो 11 डिवाइडेड बाई डिस लेंथ 1 मीटर है, तो सॉल्व करते हैं 1/2 पाई होता है 3.14। 11 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा, वही आएगा ना, 3 3 9 और 3 पॉइंट समथिंग, तो वो 3 इसके साथ कैंसिल करो। 1/2 लगभग 0.5 हर्ट्ज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई शक बेटा, क्लियर हुआ? मूव टू द नेक्स्ट। Velocity of sound in gas at temperature this is v, then in the same gas its velocity will be 2v at temperature। सवाल है बेटा, एक गैस की जो वेलोसिटी है v1 वो v है जब उसका टेम्परेचर T1 था बेटा 27 डिग्री। याद रखोगे थर्मोडायनेमिक्स में हम कैल्विन्स के साथ खेलते हैं, डिग्रीज के साथ नहीं खेलते हैं। तो 27 डिग्री को कैल्विन में अगर लोगे वो 300 कैल्विन आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसी गैस की वेलोसिटी अब 2v बन रही है, डबल बन रही है। तो सवाल है किस टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है। तो क्या लिखोगे, यू नो दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, सो v2 by v1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ t2 by t1, ठीक है बेटा। स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, व्हेन यू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स t2 by t1 विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर by v1 स्क्वायर। तो t2 बेटा जो निकला वो निकला t1 टाइम्स t1 है 300, v2 है ट्वाइस दैट इज 4, v1 स्क्वायर कैंसल, 4 into 30 300 इज 1200 कैल्विन। लेकिन बेटा यहां पे जो आंसर है वो कैल्विन में नहीं है, वो डिग्री में है। अब इसको वापस डिग्री में लाने के लिए 273 माइनस करो, सो वो आएगा 1200, 273 7, ठीक है, 9, so answer is 927 degree Celsius. So this is the answer. Then
when a guitar is sounded with a 440 hertz tuning fork, a beat frequency of 5 hertz is heard. बेटा देखो सवाल क्या है, आपको फिर से मैं बताऊं, बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी इज ν1 माइनस ν2. ओके, क्लियर है बेटा? तो क्या है बेटा, एक गिटार को साउंड किया है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्स और वहां जो फ्रीक्वेंसी ये सुनी है हमने वो 5 हर्ट्स है. तो ऐसे सवाल है, पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 5 और जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, जो स्ट्रिंग गिटार जो है उसकी स्ट्रिंग मान लो ν1 है और ट्यूनिंग फॉर्क जिसके साथ इसको क्लैम्प किया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 440 रखी है. ऐसे है ना सवाल. लेकिन बेटा उसके बाद क्या हो रहा है, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया बट स्ट्रिंग सेम रखी, लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क जो अब लिया उसकी फ्रीक्वेंसी जो रखी है वो 437 है और उसमें जब बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई गई वो 8 हर्ट्स है. सो अब क्या लिखूंगा मैं, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 8 और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग की है वो वैसी की वैसी है, माइनस लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क जो यूज किया है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 437 हर्ट्स है. नाउ हमें स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, ऐड कर लो बेटा इनको. 5 + 8 इज 13, ν1 + ν1 इज 2 ν1, यस, माइनस इनको प्लस करो, वो कितना आएगा 7, यस 7 8 877. तो 13 + 8 77 इज इक्वल टू ट्वाइस ν1. तो बेटा कितना आएगा 877 एंड 13 वो आएगा 890 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ν1. 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So answer is 445 hertz. Then an organ pipe of length L is open at one end and closed at another end. So it is a closed organ pipe. Now the wavelengths of the 3 lowest resonating frequencies that can be produced. अरे सिंपल है, closed organ pipe में पहली फ्रीक्वेंसी ν0 V/4L होती है. सो फॉर्मूला है V/λ. सो पहला λ1 4L आएगा. सेकंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सेकंड हार्मोनिक होता है, शाबाश, 3V/4L. तो ऐसे भी लिख सकते हैं V/4L/3. सो यहां पे जो λ2 आ गया वो 4L/3 आ गया. फिर बेटा ν3 बोलो कितना आता है, वो आता है 5V/4L बिकॉज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. आई कैन राइट इट एज V/4L/5. ठीक है बेटा, तो वहां पे λ निकला 4L/5. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैम्डास. सो कितना आएगा, पहले में 4L, शाबाश, दूसरे में 4L/3, तीसरे में 4L/5. कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Then a man sitting in a moving train hears the whistle of the engine. The frequency of the whistle is 600 hertz. अरे बेटा याद रखो, जब ये ट्रेन में बैठा है तो there is no relative velocity between train and the passenger. When there is no relative motion, no Doppler effect will happen. Doppler effect means apparent frequency will be different from the real frequency, but that does not happen here. So ये वही frequency सुनेगा जो यहाँ पे है. The frequency heard by him is 600 hertz. Option C. Then in Young's double slit experiment, the separation is halved and distance between slits and screen is double. What will happen to the fringe width? Fringe width की फॉर्मूला बेटा याद होनी चाहिए, लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d. तो हो क्या रहा है, स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ किया जा रहा है और स्क्रीन्स के बीच में जो है वो डबल. सो लैम्डा इंटू ट्वाइस d डिवाइडेड बाई स्मॉल d को हाफ किया जा रहा है. सो d इंटू d बाई 2, 2 इंटू 2 इज 4. सो नई फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स ओरिजिनल होगी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन yellow light emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by a monochromatic blue light of same intensity. तो फ्रिंज विड्थ किसकी ज्यादा होगी? तो आप मुझे बताओ, विबग्योर में अगर देखा जाए,
बेटा पहले कौन यूज किया है? येलो। येलो की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की कम है, तो फ्रिंज विड्थ किसकी ज्यादा होगी? बीटा यू नो इट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो येलो की वेवलेंथ ज्यादा थी तो फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा थी। बेटा अब जब मैं ब्लू यूज कर रहा हूं तो वेवलेंथ कम हो गई, फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, सो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बेटा? क्योंकि लैम्डा येलो का जो है वो ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा, जब ब्लू यूज किया तो लैम्डा कम हो गया। नाउ क्वेश्चन इज यू हैव द टू स्लिट्स, और इन स्लिट्स के बीच में एक स्लिट के सामने हमने एक माइका शीट रखा है, ठीक है बेटा, जिसकी थिकनेस टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सवाल है अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस बेटा कितनी होगी? आपने सुना होगा जब हम एक स्लैब यूज करते हैं तो वहां शिफ्टिंग हो जाती है, लेटरल शिफ्ट हो जाता है। लेटरल शिफ्ट जो होता है वो बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये जो लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको? स्लैब की वजह से जो इंसिडेंट रे हैं, इमर्जेंट रे हैं, उनके बीच में लेटरल शिफ्ट इतना आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस भी इतनी ही इंक्रीज हो जाएगी बेटा। सो इट विल इंक्रीज बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी। In a Young's double slit experiment, the two equally bright slits are coherent. बेटा दो Young's double slit experiment में दो स्लिट से जो लाइट निकल रही है वो कोहरेंट है, ठीक है, इक्वली ब्राइट है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम, बट उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है। इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज। ये सवाल क्या है? यहां पे थोड़ी करेक्शन है सवाल में। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। और अच्छा सवाल बेटा ऐसे है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी एक एक सोर्स की आई नॉट है, यहां पे कुछ करेक्शन है सवाल में। आई नॉट एक एक की इंटेंसिटी है, सवाल है बताओ किसी भी पॉइंट पे जहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है और वहां इंटेंसिटी कितनी होगी? बेटा याद रखोगे अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है यंगस डबल स्लिट में, तो जो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहोगे तो वो बराबर होती है I इज इक्वल टू आई नॉट cos square 5/2। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, आई नॉट cos square, बोलो बेटा फेज डिफरेंस इनके बीच में कितनी है? π/3, तो वो π/6 बनेगा, तो इट विल बी आई नॉट π/6 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है बेटा, cos 30 कितना होता है? √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 3/4 आई नॉट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Then, in Young's double slit experiment, if two slightly different wavelengths are present, okay, in the slit used in the, ये थोड़ा सा यहाँ पे correction है, then तो होगा क्या बेटा? शाबाश बेटा, अगर आपने वेवलेंथ जो आपने स्लिट्स यूज किए, अगर उनकी वेवलेंथ्स में फर्क आ रहा है तो उससे बेटा क्या होगा? वहां पे वेवलेंथ जब डिफरेंट आप लेते हो, आपको पता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ एक होगी, दूसरे की कुछ और होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करते हैं। तो यहां पे क्या है? द शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस विल डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो बेटा होगा क्या? यस, ऐसा हो सकता है कि इसकी जो शार्पनेस होगी फ्रिंज की वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, as we move away from central fringe. Question 28. A diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by a blue light? होगा क्या बेटा? आपने क्या किया है? पहले रेड लाइट यूज की है। आपको पता है जो डिफ्रैक्शन में विड्थ होती है वो जो उस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो होती है वो होती है ट्वाइस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो क्या होगा बेटा? आपने पहले यूज की है रेड लाइट, रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो विड्थ भी अच्छी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, लेकिन उसके बाद अगर आपने ब्लू लाइट यूज की, ब्लू का लैम्डा कम है तो बेटा विड्थ भी कम होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं? डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरोअर एंड crowded together. Yes, option B. Then beta सवाल है, another bright fringe of red light
coincides with n plus 1th bright fringe of green light। हो क्या रहा है बेटा, दोनों ब्राइट ही हैं। nth ब्राइट किसका, रेड का, n प्लस 1th ब्राइट किसका, ग्रीन का। ये आपस में क्वाइंसाइड कर रहे हैं। क्वाइंसाइड मतलब इनकी पोजीशन सेम है। आपको पता है बेटा मैक्सिमास की जो पोजीशन होती है उनके लिए फॉर्मूला क्या है, शाबाश, y स्मॉल d बाई कैपिटल D बराबर होता है n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो पोजीशन जो मैक्सिमास की होती है वो होती है एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लेकिन वाई दोनों में सेम है तो बेटा डी भी सेम है, स्मॉल डी भी सेम है, तो एन और लैम्डा में फर्क आ रहा है। तो क्या नहीं से एन वन लैम्डा वन इज इक्वल टू एन टू लैम्डा टू। सिंपल बेटा, एन वन कितना है, एन वन एन है, लैम्डा वन कितना है 7500 इज इक्वल टू बेटा एन टू कितना है एन प्लस वन, लैम्डा टू कितना है बेटा, वेवलेंथ अब आपने कौन सी यूज किए हैं 6000, तो क्या होगा, शाबाश, ये दो और ये दो कैंसल हो जाएंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो बेटा n बाई n प्लस 1 निकला बराबर 4 बाई 5। क्रॉस इट, 5n इज इक्वल टू 4n प्लस 4, ठीक है, n को इधर लाओ तो n निकला 4। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये n कौन सा होगा, इट विल बी 4। क्लियर हुआ बेटा, पोजीशन दोनों की सेम थी और कंस्ट्रक्टिव था तो कंस्ट्रक्टिव एन लैम्डा होता है, डी भी सेम, स्मॉल डी भी सेम, तो वाई भी सेम, एन लैम्डा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स, याद रखो बेटा, आपको पता है पोलराइजेशन से एक ही चीज पता चलता है कि लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर है, क्योंकि पोलराइजेशन के दौरान ये क्या करता है, एक वेक्टर को रेस्ट्रिक्ट करता है और एक वेक्टर को अलो करता है। सो इट डिटरमाइंस द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। देन अ पोलराइड इज प्लेस्ड at 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट। आपने क्या किया है बेटा, एक पोलराइड लिया है 45 डिग्री पे, ठीक है, कहां से, यहां से लाइट आ रही है I नॉट, आपने 45 डिग्री पे इसको रखा है। तो नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी। तो बेटा मुझे बताओ, यहां पे जब ये इसके थ्रू पास होगा, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, आपको पता है लॉ मैलस कहता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 45 या कॉस स्क्वायर 5। तो लेकिन हो क्या रहा है बेटा, आप देखो बेटा, इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी I नॉट है और फिर पोलराइजर को 45 पे रखा है। इनकमिंग इंटेंसिटी जो आ रही है बेटा, जब वो पहले पोलराइजर के थ्रू जाएगी उसकी इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 बनेगी, ठीक है बेटा, इट विल बी लाइक दिस। फिर कॉस स्क्वायर, यहां क्या हो रहा है, दो पोलराइजर्स के बीच में जो एंगल आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज नॉट एब्सोल्युटली कंप्लीट। ये बेसिकली ऐसे हैं, यहां पे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सीस है उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो 45 है। तो लॉ मैलस कहता है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 45, सो इट विल बी I नॉट बाई 2, cos 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर हो गया 1 by 2, so answer is I naught by 4. Okay? Then, beta, Young's double slit experiment is first performed in air and then in a liquid. It is observed that the 10th bright fringe in liquid is replaced by 8th dark fringe in air. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से वैसा ही सवाल है। आपको क्या हो रहा है, आपने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, पहले आपने हवा में किया और उसके बाद लिक्विड में किया। जब आपने हवा में किया उस टाइम जो 10th ब्राइट फ्रिंज था बेटा लिक्विड में, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो रहा है एयर के 8th डार्क फ्रिंज से, इनकी पोजीशंस थोड़ी उधर इधर हो गई। यानी कि आप मुझे बताओ, आपको पता है बेटा पोजीशंस के लिए फॉर्मूला, बोलो बेटा ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला है, y स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो बोलो ब्राइट कौन सा है, 10th है, तो y1 विल बी इक्वल टू
n के बदले 10, लेकिन बेटा ये किस में है, लिक्विड में। लिक्विड अगर एयर में लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा है तो लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वहां वेवलेंथ आएगी लैम्डा बाई म्यू। तो मैं लिखूंगा यहां पे लैम्डा नहीं लिखूंगा बल्कि लैम्डा बाई म्यू लिखूंगा, ठीक है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है पोजीशन बेटा ब्राइट फ्रिंज की लिक्विड में। तो फिर 8th डार्क फ्रिंज इन एयर, वाई 8th। बोलो बेटा डार्क फ्रिंजेस के लिए ये कंडीशन नहीं होती है। डार्क फ्रिंजेस में हम ऐसे लिखते हैं n+1/2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा लैम्डा ही रहेगा क्योंकि ये एयर है, ठीक है। तो बेटा क्या लिखेंगे, y8 विल बी इक्वल टू, यहां 8 वैल्यू दे दो, 8 × 2 इज 16, 16 + 1 इज 17, इट विल बी 17/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। एम आई राइट। अब सवाल क्या है, बताओ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बोलो बेटा y1 और y8 कोइंसाइड कर रहा है, सो इक्वेट देम। इक्वेट जब बेटा करोगे तो यहां पे क्या आएगा, 10 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी विल बी इक्वल, इसको थोड़ा एरर आ रहा है कुछ, हाँ क्या लिखा मैंने बेटा, 10 लैम्डा डी बाई म्यू डी, 10 लैम्डा डी बाई म्यू डी विल बी इक्वल टू, हाँ बेटा 17/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। 17 यहां म्यू साथ में है, 17/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो बेटा ये और ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये इक्वल्स है यहां पे। सो इट विल बी 20, 17 नीचे आएगा, सो म्यू निकलेगा 20 डिवाइडेड बाई 17। सो यहां पे जो ऑप्शन बेटा है कहां गया, yes, option D is correct. It is 20/70. Now, two coherent sources of light, yes, of intensity ratio n. बेटा क्या है, दो सोर्स ऑफ लाइट हैं जिनमें इंटेंसिटी रेशियो I1/I2 n दिया है बेटा। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस। बेटा आपने एक फॉर्मूला सुनी होगी जो आपको याद होगी, Imax/Imin हम लिखते थे बराबर, शाबाश, r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 का होल स्क्वायर। डिड यू रिमेंबर दिस, r इज द एम्पलीट्यूड रेशियो, लेकिन यहां इंटेंसिटी रेशियो दिया है। आपको पता है बेटा एम्पलीट्यूड रेशियो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आएगा रूट ऑफ द इंटेंसिटी। तो बोलो बेटा एम्पलीट्यूड रेशियो का अगर इंटेंसिटी में लिखना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज में लिखना है, r के बदले n नहीं आएगा बल्कि रूट ऑफ n आएगा। सो आंसर विल बी रूट ऑफ n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में स्क्वायर रिलेशन है, एम्पलीट्यूड यही रखो, स्क्वायर इधर चलेगा, ये रूट बनेगा, तो फिर रेशियो ये आपके सामने है। नाउ इन यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 2 millimeter. ओके, द सेपरेशन बिटवीन द 9th ब्राइट फ्रिंज, प्लीज लिसन टू मी, separation between the 9th bright fringe and the second dark fringe will be, बेटा हमें दो फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन निकालनी है। चलो बताओ 9th ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, y9 कितना आएगा बेटा, शाबाश। 9th ब्राइट फ्रिंज मीन्स कोई बता सकता है 9th ब्राइट फ्रिंज कितना हुआ, पहले को सेंट्रल कहते हैं, फिर सेंट्रल 1 2 3 4, 9th ब्राइट मीन्स इट इज 10th, सो आई विल राइट हियर y9 इज इक्वल टू 10 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, और बेटा कौन सा, सेकंड डार्क फ्रिंज। बोलो बेटा सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला है, यू नो फॉर्मूला इज n+1/2 टाइम्स लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। n कितना है सेकंड, इट इज 2 + 1/2 दैट इज 5/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। एम आई राइट। तो बेटा क्या हो रहा है, इनके बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन मीन्स मैं इनको माइनस करता हूं, y9 - y2, हाउ मच विल बी दैट,
10 माइनस 5/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी को बाहर रखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां फ्रिंज विड्थ 2 mm दी है, उसको सीधे 2 mm आंसर देंगे। 10 इंटू 2 इज 20 माइनस 5 इज 15, 15/2 इंटू 2, क्योंकि लैम्डा डी बाई स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ है वो 2 दी है, 2 and 2 कैंसल, सो आंसर इज 15 mm। 37. In Young's double-slit experiment, the intensity at point P on the screen is half the maximum intensity in the interference pattern. बेटा आपके पास slits है, ठीक है, कोई पॉइंट आपने लिया P जहां पे जो इंटेंसिटी है वो I0/2 है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, तो बेटा क्या है सवाल है, बताओ सेंटर ऑफ द स्क्रीन और उस पॉइंट P के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितनी होगी बेटा। तो क्या करोगे बेटा, आपको एंगुलर सेपरेशन के लिए पहले पाथ डिफरेंस निकालनी पड़ेगी। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगी, अभी मैंने आपको बताया, अगर दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है, मैक्सिमम I0 है, तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है, I विल बी इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/2। ठीक है बेटा, तो I कितना है यहां पे I0/2, सो I0/2 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/2, यही फॉर्मूला है बेटा। तो I0 कैंसल, तो क्या निकला 1/2 या 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2। लेकिन बेटा 1/√2 ये कहां पे होता है, शाबाश 45 पे, तो आई विल राइट हियर कॉस ऑफ π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2। ओके, ठीक है बेटा, कॉस कॉस कैंसल, 2 2s are 4, तो बेटा वहां पे जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है या 90 डिग्री है। सो वो पॉइंट है जहां पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस जब पता है, आपको पाथ डिफरेंस भी पता चलेगी। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में आपको रिलेशन पता होनी चाहिए बेटा, वो क्या है, शाबाश, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू 5 है बेटा π/2, पाई कैंसल, ठीक है, तो डेल्टा एक्स निकला λ/4। ओके, तो फिर डिफ्रैक्शन, ये जो एंगुलर सेपरेशन होती है वो बेटा आप बहुत तरीकों से लिख सकते हो, उसकी एक फॉर्मूला है λ/d, ठीक है, तो वहां पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा λ/4d और साइन इनवर्स ऑफ λ/4d। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 8th मैक्सिमम, ये क्या लिखा है, थोड़ी करेक्शंस है यहां पे, 8th मैक्सिमम विद वेवलेंथ, ओके, 8th मैक्सिमा विद वेवलेंथ λ1 is at a distance d1 from central maxima and 6th maximum with wavelength λ2 is at a distance dis, then what is the ratio। बेटा बहुत आसान है, आप मुझे बताओ what is the, ये दोनों सेंट्रल ये मैक्सिमास की पोजीशन ढूंढनी है, पहले 8th की ढूंढनी है, सो y1 विल बी इक्वल टू 8 λd बाई स्मॉल d, फिर दूसरा मैक्सिमा को कहां पे है, 6th पे, तो उसको 6 λd बाई स्मॉल d निकालेंगे, ये और ये कैंसल हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 3s are 6, y1 को रिप्रेजेंट किया है d1 से, y2 को रिप्रेजेंट किया है d2 से, तो d1/d2 आएगा 4/3, सो इट इज 4/3, और पहली वेवलेंथ जो थी वो λ1 है, ये λ2 है, क्योंकि इसने डिफरेंट वेवलेंथ्स ली हैं, सो इट विल बी 4 λ1 divided by 3 λ2, so it is 4/3 λ1 by λ2, option B is correct। An unpolarized light, okay, is incident on a polarizer, and emerging light strikes a second polarizer, okay, filter with its axis at 45। बेटा क्या हो रहा है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ठीक है, इट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, ये पोलराइजर पे पड़ रही है, एंड इमर्जिंग लाइट स्ट्राइक्स ए सेकंड पोलराइजर, ये जो यहां से लाइट निकलेगी यू नो इट विल बी I0/2, फिर ये क्या कर रही है बेटा, इट स्ट्राइक्स ए सेकंड पोलराइजर विद एक्सिस एट 45। मान लो ये है और ये है, इनके बीच में एंगल 45 है इनकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में, तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग बीम, मुझे बताना है ये आई डैश यानी कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। ला मेलस क्या कहता है, आई डैश विल बी इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, लेकिन बेटा ये I0 यहां I0/2 बन रहा है, तो इट विल बी I0/2
cos square 45. So it will be I naught by 2. Cos 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 का स्क्वायर is 1 by 2. आंसर is I naught by 4. इससे पहले भी बेटा सवाल डिस्कस हुआ था, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, वो बराबर बेसिकली सवाल ये है. सो इसका आंसर I naught by 4 है. लेकिन ये याद रखना है, I naught is the light passing coming from, yes, first, sorry, I naught is the इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. वो लाइट जो बेटा अनपोलराइज्ड है, तो फाइनल इंटेंसिटी उसकी 1/4 बन जाएगी. Now, what happens to fringe pattern when the youngest double slit is performed in the water instead of air? अरे बेटा पता है fringe width होती है lambda d by small d. जब आप एयर वाटर में रखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा, लैम्डा के घटने से बीटा घटेगा, सो इट विल श्रिंक. सो दिस व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज पैटर्न, इट विल श्रिंक, क्योंकि फ्रिंज विड्थ घट जाएगी बेटा. ठीक है बेटा. Then two periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensities. बेटा क्या करना है, हमें दो सोर्सेज दिए हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 and I2 है, तो वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी. हमें बताना है कि इनका सम कितना होगा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का. शाबाश बेटा. बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है इनकी, ठीक है, वही है ना, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. कैसे निकालोगे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का सम? बेटा आपको पता है कि हम जो जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी की लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, आई रिजल्टेंट जो बेटा होता है, ठीक है, वो हम ऐसे भी लिखते हैं, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. ये हो गया बेटा मैक्सिमम. आई विल राइट हियर इट इज I max. और अगर आपको याद होगा I min जो होता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज, वो होता है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 cos phi. लेकिन मिनिमा के लिए cos phi 180 होता है -1, तो वहां सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है. खैर अब मुझे इनको प्लस करना है, तो क्या आएगा बेटा, I max प्लस I min. बेटा कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ओपन अगर कर लोगे ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 प्लस बेटा इसको भी अगर ओपन करोगे एक्सपैंड करोगे ये बनेगा I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस रूट ऑफ I1 root of I2. This and this cancel. I1 plus I2 plus I1 plus I2 can be written as twice I1 plus I2. So option B is correct. Then white light is used to illuminate the two slits in Young's double slit experiment. बेटा हमने white light use की, ठीक है, Young's double slit experiment में. तो क्या हो रहा है, ये स्क्रीन है, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट यूज की है, फिर इनके बीच में मान लो दूरी d है स्लिट्स के बीच में. नाउ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज b. इसने d से नहीं दिखाई है, इसने सेपरेशन b से दिखाई है. एंड द स्क्रीन इज एट डिस्टेंस d. स्क्रीन डिस्टेंस इसने स्मॉल d से दिखाई है, ठीक है. एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट. बेटा हमने एक पॉइंट लिया है जो एक स्लिट के ऑपोजिट में है, ये बेटा दिस इज द पॉइंट. ओके, तो ऑब्वियसली लॉजिकल बात है, ये इसका सेंटर है, तो ये कितना ऊपर होगा b/2. सो मैं सेंटर से कितना ऊपर गया हूं, b/2. नाउ एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग. हमें बताना है बेटा कौन सी वेवलेंथ यहां पे मिसिंग होगी. तो बेटा क्या करोगे आप, इस मिसिंग वेवलेंथ को निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिसिंग का मतलब भी हुआ कि वो वेवलेंथ जो हमें डार्क बैंड दिखाए, यानी कि जो हमें डार्क हो. ब्राइट तो दिखेगा ना, जो फेड हो, लो इंटेंसिटी का हो, तो वही वेवलेंथ तो नहीं दिखेगी. तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, मैक्सिमा की कि मिनिमा की? मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे. बोलो बेटा, यू नो पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला है y स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर पॉइंट P पे होना चाहिए, देन इट शुड बी n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा. एम आई राइट? ठीक है बेटा, तो y ऐसे रखो,
ठीक है, तो बेटा स्मॉल डी कैसे निकालोगे? शाबाश, स्मॉल डी कितना है? डी इज द विड्थ, वो बी से दिया है इन्होंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय, लेकिन आप देखो बेटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इसने स्मॉल डी से दिखाया है, मैं स्मॉल डी से दिखाता हूं। लेकिन बेटा ये वाई जो है, ये वाई जो है, ये पॉइंट जो सेंटर से है ये कितना दूर है? b/2, सो वाई के बदले b/2 लिखूंगा मैं। So I will replace this y by b/2. So it will be b square by 2d is equal to n plus 1 by 2 times lambda. Let me write down it on the next page. So ये ऐसे आ रहा है b square by 2d बेटा बराबर आ रहा है n plus 1 by 2 टाइम्स लैम्डा। तो n को बेटा वैल्यूज पुट कर लो, n को 0 दोगे तो ये आंसर आएगा b स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई डी, और n को अगर 2 वैल्यू दोगे तो बेटा ये कितना आएगा? b स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4, इट इज 5/2 लैम्डा। ठीक है बेटा, 2 and 2 कैंसल, लैम्डा निकला b स्क्वायर बाई 5d। तो b स्क्वायर बाई 5d पे b, हाँ बेटा क्या होगा? शाबाश, मिसिंग होगी, वो वेवलेंथ भी मिसिंग होगी। लेकिन मैंने कुछ मिस किया, n को क्या वैल्यू दिया मैंने? n को 2 दिया नहीं, पहले बेटा n को 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 + 1/2 इज 3/2, तो बेटा यहां 3 लिखो, 3/2, 2 कैंसल, तो यहां आंसर आएगा b स्क्वायर बाई 3d। सो कोई ऑप्शन है? सो ये वाली वेवलेंथ भी मिसिंग होगी, b स्क्वायर बाई 3d। लेकिन एक और भी मिसिंग होगी बेटा इसमें, उसकी ओर आप ध्यान दे दो। n को अगर 0 वैल्यू दोगे तो यहां λ/2 बचेगा, 2 कैंसल, लैम्डा निकला बराबर b स्क्वायर बाई d। सो ये वाली वेवलेंथ भी बेटा मेरे हिसाब से मिसिंग है। सो यहां पे b स्क्वायर बाई d भी मिसिंग होगा, और शाबाश b स्क्वायर बाई 3d भी मिसिंग होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the intensity of light at a point on the screen where the power difference is lambda is k। अरे बेटा ये उल्टा है, हमें पता है कि इंटेंसिटी की जनरल फॉर्मूला जब दोनों सोर्सेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम हो, फॉर्मूला है I0 cos स्क्वायर 5/2। लेकिन यहां फाई नहीं दिया है, यहां पावर डिफरेंस दी है। फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस में बेटा रिलेशन आपको पता है 2π/λ इंटू एक्स। तो 2π/λ पावर डिफरेंस जो बेटा दी है वो लैम्डा दी है, लैम्डा कैंसल, तो फेज डिफरेंस पहले कितनी है? 2π। तो हम देखेंगे उस टाइम जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? I0 cos स्क्वायर, पाई के बदले जब 2π दोगे बेटा 2 कैंसल होगा, cos फाई इज -1 का होल स्क्वायर इज 1, तो I निकला पहले I0, और वो I इसने k से दिखाया है। देन अब सवाल है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी वेयर द पावर डिफरेंस इज λ/3। बेटा बताओ उस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी जहां पावर डिफरेंस λ/3 है। शाबाश, बोलो फिर से बेटा, फेज डिफरेंस वहां पे कितनी होगी? 2π/λ इंटू λ/3, लैम्डा कैंसल, इट इज 2π/3। तो बेटा नई इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी बेटा? I0 cos स्क्वायर π/2, ये 2π/3 है बेटा, ये आएगा 2π/6 क्योंकि π/2 है, 2 इंटू 3 इज 6, π/3 मीन्स 60 इज 1/2, इट इज 1/4। समझ आ रहा है? I0, लेकिन I0 बेटा क्या निकला था? k निकला था, सो आंसर आ गया k/4। तो नई इंटेंसिटी k/4 होगी बेटा। नेक्स्ट, in Young's double slit experiment, the fringe width is observed on the screen. The slits are illuminated by light of wavelength lambda. The distance from the central point where the intensity falls to half the maxima. बेटा फिर से वही है, वही मसला है। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, y निकालना है। ठीक है, y कैसे निकालोगे? पहले फिर से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, किसके बराबर है? I0 cos स्क्वायर 5/2। तो बेटा हमें क्या बताना है? जहां पे इंटेंसिटी कितनी बन गई? हाफ, तो मैं देखूंगा वहां फेज डिफरेंस कितनी होगी। कितनी होगी बेटा? I0/2 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2। I0 कैंसल होगा, तो 1/2 cos कहां पे होता है बेटा? कहां पे होता है? 60 पे।
60 minus cos pi by 3 is equal to cos square pi by 2। ठीक है बेटा, या हम पहले इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर जब यहां चढ़ेगा ये बनेगा 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2। 1/√2 cos 45 पे होता है या पाई बाई 4 पे होता है, इट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2। कॉस कॉस कैंसल, 2 2s are 4। तो बेटा यानी कि फेज डिफरेंस जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा, पाई बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस बेटा कितनी होगी, पार्ट डिफरेंस जो होती है डेल्टा एक्स वो होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। 5 है पाई बाई 2, पाई पाई कैंसल तो वो निकला लैम्डा बाई 4। तो सिंपल है बेटा, आपको पता है y स्मॉल d बाई कैपिटल D होती है पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस आ रही है लैम्डा बाई 4। तो पोजीशन क्या आ गई, y किसके बराबर निकला, लैम्डा कैपिटल D बाई 4 स्मॉल d। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, क्या क्या फिर से बता रहा हूं, पहले मुझे फॉर्मूला लगानी पड़ी फेज डिफरेंस निकालने के लिए, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकली। ठीक है, मैक्सिमा की जो ये भी मैक्सिमा ही था, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमा होता है y स्मॉल d बाई, सॉरी पार्ट डिफरेंस की फॉर्मूला है y स्मॉल d बाई कैपिटल D, और वो निकला बराबर लैम्डा बाई 4 बिकॉज दिस इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो वहां पे जो y ये पार्ट डिफरेंस निकली वो लैम्डा बाई 4 निकली, तो y निकला लैम्डा d बाई 4। Move to the next. If I naught is the intensity of the principal maxima in the single slit diffraction, then with doubling the slit width, what will be the intensity? आप याद रखोगे बेटा, intensity is directly proportional to the square of the width. So width जितनी बढ़ाओगे intensity बढ़ती जाएगी. So when you are doubling the slit width, so it will be 4 times original. So intensity will become quadruplet. A man is standing on a railway platform listening to the whistle of an engine that passes the man at constant speed without stopping. If the engine passes the man at time t naught, how does the frequency of the whistle as heard by the man changes with the time? अरे बेटा क्या हो रहा है, एक ट्रेन वहां से आ रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरी ओर अप्रोच कर रही है, तो मेरी ओर जब अप्रोच कर रही है मैं रेस्ट पे हूं, तो फॉर्मूला क्या आएगी बेटा, आपको पता है फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, v बाई यस v माइनस वी एस इंटू न्यू। क्योंकि ये कम हो गया तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। लेकिन बेटा सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सोर्स की वेलोसिटी जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी, लेकिन बेटा ज्यादा हायर होगी देन नेचुरल और देन ट्रू फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा उसके बाद अब जब ट्रेन पास हो रही है उसके बाद टाइम टी के बाद अब ये मुझसे तो दूर जा रही है, जब ये मुझसे दूर जा रही है तो उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू डबल डैश वो आएगी v बाई वी प्लस वी एस इंटू न्यू। लेकिन फिर से दूर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है, न्यूमरेटर कम आ जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो आप सुन रहे हो वो विद टाइम चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या ग्राफ लगेगा बेटा, टाइम टी नॉट तक जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर है लेकिन कांस्टेंट है, टाइम टी नॉट के बाद अब ये पर्सन से दूर जा रहा है तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, लेकिन वो भी चेंज नहीं होगी बेटा, वो भी कांस्टेंट होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस, केटीजी का सवाल है बेटा, नाइट्रोजन और हीलियम के रेशियो ऑफ द स्पीड्स निकालनी है। यू नो अकॉर्डिंग टू द एडियाबैटिक करेक्शन, लैप्लासिस करेक्शन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वो बराबर होता है v इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। एम इज द मॉलिक्यूलर मास, गामा इज द गैस सॉरी दिस एटॉमिसिटी, या आप इसको रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी भी कह सकते हो। तो क्या लिखूंगा मैं, v नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय v हीलियम बेटा, किसके बराबर आएगा बेटा, नाइट्रोजन का क्या आएगा, रूट ऑफ गामा। बोलो बेटा नाइट्रोजन क्या है, डायटॉमिक, डायटॉमिक का 7/5 होता है गामा, टेम्परेचर 300 दोनों का सेम है तो रेशियो में वो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का, 28 लिखा मैंने ऐसे, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, बोलो बेटा हीलियम का कितना है, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, उसका गामा 5/3 है, ठीक है बेटा, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 है बेटा।
तो कितना आएगा यहां पे, शाबाश, इट विल बी रूट ऑफ 7/5 इंटू 28, यस, ये ऊपर चढ़ेगा, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 4 3s are 12, 4 7s are 28, 7 7 कैंसल, तो ये आ गया बराबर √3, 5 इंटू 5 का √5, सो √3:5 इज आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A tuning fork arrangement produces 4 beats per second with one fork of frequency 288 cycles per second। बेटा एक चीज याद रखना, ट्यूनिंग फॉर्क में आप एक चीज याद रखोगे, एक अननोन है एक नोन है। अगर आपने उनको ये फास्ट, इफ दे आर साउंडेड टुगेदर, तो बीट फ्रीक्वेंसी मान लो कुछ है 4 बीट्स, और अगर मैंने लोडिंग की और लोडिंग से अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो नई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऐसे आप लिखोगे, याद रखोगे ν2 जो होता है इट इज इक्वल टू ν1 प्लस माइनस m। याद रखोगे लोडिंग से अगर बढ़ गई तो यहां नेगेटिव साइन, लोडिंग से अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट गई तो यहां प्लस साइन, उल्टा उल्टा याद रखो। लोडिंग में फिर से सुनो, अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो नेगेटिव साइन, लोडिंग से अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट गई तो पॉजिटिव साइन। तो देखिए कि क्या हो रहा है, ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन। जब लिटिल वैक्स डाल दिया लोडिंग की, लोडिंग के करने से हुआ क्या है, अब बीट्स 2 ही है, पहले 4 थे, तो यहां प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 288 प्लस बीट्स कितने थे पहले 4, सो 288 प्लस 4 इज 292 CPS साइकिल्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। फाइलिंग में उल्टा है, फाइलिंग से अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव, फाइलिंग से अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो नेगेटिव। सो यहां पे हमारा आज का पेपर सॉल्व हुआ। इंशाल्लाह बी विद मी, इंशाल्लाह और भी चैप्टर्स और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।